हेलो फ्रेंड्स। आज से हम बिहार एसएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आने वाले बिहार एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके, साथ ही आपको पैटर्न समझ में आए। मेरा कोशिश शॉर्टकट बताना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट बताना है। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लिए हैं बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर पर जो एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च 2022 को, उन्हीं में से 15-16 जो क्वेश्चंस होंगे उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल 54 है। ठीक है, तो वह संख्या कौन सा है? वो संख्या कौन सा नहीं, कौन कौन सा है? वो क्रमिक संख्या जो आपसे पूछा गया 3 वाला, वो पूछा गया कि वो 3 क्रमागत संख्या कौन सी है, और वो भी सम में है। सम मतलब क्या? जिसके अंत में क्या होते हैं? सम संख्या पकड़ने का सबसे आसान तरीका है जिसके अंत में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो 2 से पूरी तरीके से भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। और वो भी कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो देखिए, जैसे मान लेते 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या ही तो है। और ये सब क्रम से होना चाहिए। जैसे 3 संख्या तो ये 3 क्रम का ले सकते हैं, या तो ये 3 क्रम का ले सकते हैं। और ये तीनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 8 से 14, 4, 18। लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 54 आना चाहिए। ठीक ना? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, पहला कहते हम आपको बताएं ऑप्शन के थ्रू कि कैसे निकाला जाए। कोशिश तो हमेशा यही रहना चाहिए कि ऑप्शन से यदि सॉल्व होता है तो कर लेना चाहिए, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो सबसे पहला देख रहे हैं कि 3 क्रमागत सम संख्या कह रहा है ना। सम संख्या देखिए यहाँ पर ये सभी सम संख्या का ही है, लेकिन क्रमागत में क्या है? ये क्रम में है? नहीं है। 16, 18, 20 ये क्रम में है। 15, 16, लेकिन यहाँ पर देखिए 15 सम संख्या नहीं थी, ये भी नहीं होगा। और 18, 20, 25 तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। तो दूसरा चीज़ ये भी देख सकते हैं, क्या तीनों को जोड़ने पर 54 आ रहा है? तो देखते हैं, 8, 6, 14 के 4, 2, 3, 4 और 1, 5, 54 भी आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस तरीके से कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन से बनाओगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, पहला चीज़। अब देखते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। एक तो हो गया शॉर्टकट तरीका, लेकिन अगर मुझे सब कुछ नहीं पता, बेसिक हमको पता होगा तो बना सकते थे। कैसे? देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग जब भी पूछ लिया जाए तो हमेशा याद रखना है कि अगर 5 संख्या कहता, 4 संख्या, 6 संख्या कहता, तो जितना भी कहता पहली संख्या हम मानेंगे x, उसकी अगला संख्या होगा x + 2। ठीक है, क्योंकि देखिए 2, 4, 6, 8 हर बार कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि पहली संख्या यदि x होगा तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो उसकी अगली संख्या मिल जाएगा, उसमें फिर 4 जोड़ देंगे तो ठीक उसका अगला संख्या मिल जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ पे हमें कितनी संख्या पूछा गया है? 3 संख्या। तो हम 3 ही संख्या पर लेंगे। ये हमारा पहली संख्या, ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या, और ये तीनों का जोड़ हमसे बोला गया है कि कितना है? 54 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए तो पहला संख्या मिल जाएगा। तो x कितनी बार है? 3 बार है, तो 3x ले लेंगे। 3x + 4 और 2 6 = कितना? 54। ये हो जाएगा 3x = 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16 × 48। ठीक ना? तो x का मान कितना निकल गया? 16। तो 16 का एक क्रम से कर दीजिए। तो 16 के बाद क्या होगा? 18, 18 के बाद 20, या इसमें भी मान भी उठाएंगे तो वही चीज़ आएगा। तो देखिए 16, 18, 20 यहाँ पे मिल गया। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा यदि 6 अंकों की संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर कि ये 4 की जगह पर मिस टाइपिंग है, यहाँ पर 4 की जगह 5 होगा। ठीक ना? और दूसरा मिस टाइपिंग इसमें ये है कि यहाँ पर होना चाहिए a + b का मान पूछा है, क्योंकि c तो यहाँ तो है नहीं ना। तो ये 2 मिस टाइपिंग है, b + c नहीं होगा, a + b का मान आपसे पूछा गया है। तो यदि 6 अंकों की संख्या इतना दिया है जो 3 से पूरी तरह से विभाजित है। पूरी तरह से विभाजित का मतलब ये होता है कि जब भाग लगाएंगे तो शेषफल या रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 का भाग लगने का नियम आपको पता होना चाहिए, तभी ये बना पाएंगे शॉर्टकट में। अदरवाइज फिर मान रख करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये b + c का मान दे रखा है। ठीक है, तो 3 से भाग लगने का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि अंकों को जोड़िए, सम ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, सम कर दीजिए यूनिट को, यूनिट प्लेस जो भी दिया हुआ है ना, ये डिजिट जो दिया हुआ है 2, 4 + 4 + 6 + a
प्लस बी। ठीक है, तो ये प्लस बी आपसे पूछा है। ठीक है, ये वाला, और ये सबको जोड़ देंगे अगर यदि हम, तो जोड़ने पर 3 से ये डिवाइड होना चाहिए। तो ये डिवाइड कब होगा, देखिए 4 2 6, 4 10, 6 16, कितना आ रहा है 16, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे थे 5 लीजिएगा, तो इसको 5 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 17। ठीक है, प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब देखिए 3 से डिवाइड होने के लिए ए प्लस बी का योग पूछा है आपसे कि कितना होगा, तो ए प्लस बी का मान हम कितना रखें, कम से कम हम जोड़ने पर भी हमको क्योंकि जोड़ ही तो चाहिए, तो 17 और 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18, जो कि 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 17 में अगर हम 2 जोड़े तो 19, 19 3 से भाग नहीं लगेगा। 3 अगर रखें तो 17 3 20 होगा, जो कि 3 से भाग नहीं लगेगा। और 17 में 0 से जोड़ देंगे तो 17 0 17 होगा, जो फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर ये मान लेते हैं कि 4 ही होता तब क्या करते, तो देखिए 2 + 4 + 4 + 6 + a + b, ये डिवाइड कितना होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। तो 4 2 4 6, 4 10 6 16, तो 16 आ रहा है हमारे पास, 16 + a + b डिवाइडेड बाई कितना 3। तो देखिए अब a और b का मान जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ताकि 16 उसे जोड़े तो हम 3 से डिवाइड कर पाएँ। तो 16 और 1 17, 3 से अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है। 16 2 18, तो देखिए वो आ रहा है 18, 18 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इस केस में फिर इसका आंसर कौन सा हो जाता, 2 हो जाता। 3 रखते तो होता 16 3 19, नहीं हो लग रहा है भाग, 16 0 16 होता, तो इससे भी भाग नहीं लग पाता, तो इसका आंसर हो जाता दूसरा ऑप्शन। बट यहाँ पर 5 है तो ए नंबर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा यदि 10% प्रति वर्ष है। ठीक है, तो अब चाहे तो ऑप्शन से बना सकते थे, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, कोशिश हम तो यही करते हैं कि कोशिश किया जाए कि ऑप्शन से बनाया जाए। तो देखिए ऑप्शन से कैसे बना सकते थे, फर्स्ट में दिया हुआ है कितना 6900 रुपये, साधारण ब्याज पर निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ये चीज़ अगर जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो जान लीजिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पहले साल का जो अंतर होता है वो क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे 10% का निकालें अगर यदि हम, तो कितना निकलेगा इसका साधारण ब्याज 690 रुपया, और अगर हम ऐसा ही निकालेंगे, सॉरी CI निकालेंगे यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो क्या निकलेगा इसका 10% के हिसाब से बताइए, इसका भी निकलेगा 690 रुपया। अच्छा ठीक है, दूसरे साल में, ये तो पहले साल में हुआ। अब पहले साल में देखिए दोनों का अंतर कितना निकल रहा है, ब्याज का अंतर 0। दूसरा साल में क्या हो रहा है, देखिए 10% से निकालेंगे तो इसमें भी निकलेगा 690 रुपया, और इसमें भी अगर 6900 रुपये का निकाल दें तो इसमें भी क्या निकल जाएगा 690 रुपया। लेकिन याद कीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले साल का जो ब्याज 690 रुपया था वो 10% था, तो कितना निकल गया 69 रुपया, यानी 690 कैंसिल, और ये 690 कैंसिल, तो दोनों का अंतर जो पैदा हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ये दूसरे साल का ब्याज पर ब्याज जो लग रहा है 69 रुपया। तो ये तो कह रहा है कि 63 रुपया होगा, तो क्या ये संभव है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन से लेकर के देखते हैं, 6300 अगर हम लेते हैं तो पहला साल निकाले कोई तो मतलब नहीं है, सिर्फ इसका मतलब ये हुआ कि पहला साल में ब्याज होगा, दोनों का डिफरेंस 0 होगा, दूसरे साल में ब्याज पर ब्याज जो निकलेगा वही डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये पहला साल का हम निकालें इस पर ब्याज, तो क्या निकल जाएगा 630, ये पहला साल का ब्याज है, और दूसरे साल में इसी पर हम जो ब्याज देंगे 10% वही अंतर होगा ना, जो 69 पे आ रहा था दूसरे साल में, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा 63 रुपया। अरे इसका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का जो डिफरेंस होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वो 0 होता है। देखिए यहाँ पर 690 पहला साल में भी, दूसरे साल में 690, तो दोनों में अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। दूसरे साल में 690 आ रहा है, लेकिन अंतर कहाँ हो रहा है, इसमें हो रहा है कि हम पहले साल का जो ब्याज दे रहे थे उसी का फिर हम ब्याज दे रहे हैं, तो उसी में हम लोग क्या 10% जो निकालेंगे तो 69 रुपया देना पड़ रहा है, और वही अंतर पैदा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 63 रुपये जो आया है आपका, वो दूसरे साल का ना अंतर आया होगा, दूसरे साल से आया होगा ये,
पहले साल तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरे साल में आया होगा तो कहाँ से आया होगा, ब्याज से ब्याज आया होगा। इसलिए कहते हैं फार्मूला मत रटिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, अगर इसको फार्मूला से बनाते हैं, बेसिक से, ट्रिक वाला फार्मूला से नहीं, बेसिक से, तो कैसे बनाते हैं? तो सिंपल लिख सकते थे कि पहले हम निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूले से, P × 1 + R/100 पर पावर T माइनस P, ये ब्याज का फॉर्मूला है। अब इसमें से हमको क्या घटाना था, ये वाला साधारण ब्याज, इसका अंतर फिर जो है ये वाला और ये वाला का अंतर कितना आएगा, ये 63 रुपये आएगा। तो लिख लेते हैं P का मान निकालना है तो रहने दीजिए, R का मान 10/100 पर पावर T कितना 2 साल के लिए बोला जा रहा है, माइनस P तो P रह जाएगा, इक्वल टू P रहेगा, T का मान 2, R का मान 10/100, और ये दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, ये दोनों का अंतर होना चाहिए 63 रुपया। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और ये 2 साल का साधारण ब्याज, और दोनों का अंतर कितना 63 रुपया। या काटिए इसको, कितना कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 1 P × ये हम सीधा लिख देते हैं 11/10 आएगा, देख लीजिए करके, और यहाँ भी आएगा 11/10 माइनस P, माइनस इधर आ जाएगा हमारा कितना, 1 0 से 0 और 2 बचे 10, यानी कि P/5 इक्वल टू 63। अब ये कितना आ जाएगा इधर 121, और नीचे कितना आ जाएगा 100 माइनस P, माइनस इधर कितना आ रहा है P/5 इक्वल टू 63। ठीक ना, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व, नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसको ले लेते हैं 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 121 P माइनस 100 P माइनस P/5 इक्वल टू 63। बात समझ में आया? अब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, ये 21 P/100 माइनस P/5 इक्वल टू 63। अब 100 और 5 का एलसीएम निकालें तो कितना निकल जाएगा, ये 100 ही आएगा, कट जाएगा तो निकल जाएगा 21 P माइनस ये 20 बचे 120 P इक्वल टू कितना 63। तो 21 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा P/100 इक्वल टू 63। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो गुना करेंगे ये क्या निकल जाएगा 63 गुना 100, तो बराबर क्या निकल जाएगा, ये 6300। तो यही तो P का मान निकालना था। ठीक है, तो ये था बेसिक। ठीक है, बट शॉर्टकट अप्रोच से देख सकते थे यहाँ से निकाल करके, क्योंकि अंतर ये आता है दूसरे साल में। ठीक है, तो दूसरे साल का अंतर निकालिए, पहला साल का तो छोड़ दीजिए, पहला साल का ब्याज निकालिए और उसी ब्याज पर फिर से ब्याज निकालिए और देखिए कि किस पर निकल रहा है, जिस अमाउंट से निकल रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 वस्तु के खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त है, तो छूट का प्रतिशत क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि छूट कितना मिल रहा है, 2 वस्तु मिल रहा है, कितना मिल रहा है आपको 2 वस्तु मुफ्त है, यानी यही छूट मिल रहा है आपको। अब कुल कितना वस्तु ले रहे हैं, 3 वस्तु खरीदे हैं तो हमको मिल कितना रहा है एक्चुअली में, 3 और 2 5 वस्तु मिल रहा है। और जानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3 वस्तु के खरीद पर 2 वस्तुओं को मुफ्त दिया जा रहा है, मतलब ये है कि आपको छूट कितना है, 2 वस्तु की है, कितना पर 5 वस्तु पर, टोटल आप 5 वस्तु आपको दे रहा है ना, आप 5 खरीद रहे हैं तभी तो कह रहा है ना कि वो 3 खरीदिए तो 2 छूट देगा, नहीं कि टोटल आप 5 ले रहे हैं ना, इसका मतलब बात समझ में आया। 5 खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं उस पर ना आपको दे रहा होगा, इसका मतलब कि 2 आप खरीद रहे हैं, 2 आपको मुफ्त दे रहा है और टोटल आपको 5 मिल रहा है, तो आपको डिस्काउंट किस पे दे रहा है, टोटल 5 पर, 5 लेंगे तब तो 2 मिलेगा तो आपको छूट। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो 20 × 25 100 और 20 दूनी 40%, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, तो 10% को वृद्धि दर से 10% की वृद्धि दर होगा, 10% की वृद्धि दर से 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, 2 वर्ष के बाद
देखिए, जब भी संख्या वृद्धि के लिए बोला जाए कि 10% की वृद्धि हो रहा है, 15% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो जब वृद्धि किया जाए ना तो कुछ मत कीजिए। बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं अभी मेरे पास कितना है, 1 लाख है, 1 लाख है, तो मान के चलिए जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू होता है हमेशा वो 100 की वैल्यू होता है। जब इसको बढ़ाना चाहते हैं तो जितना बढ़ाना चाहते हो उसमें 100 में जोड़ दीजिए। कितना बढ़ाना चाहते हैं आप, 10 बढ़ाना चाहते हैं तो 110 कर दीजिए। यही कहा था कि 10% घटता है तो ये 100 की वैल्यू होती है, उसको फिर हम 90 लेके मानते हैं कि 90 फिर हो जाएगा। ये पहले साल की घटना है। अब ये पहला साल अगर ऐसा है तो दूसरे साल फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में फिर मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये फिर से ये मेरे लिए बन जाएगा ये प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। तो उसको मानेंगे कि 100 है। अब हमको फिर बढ़ाने बोल रहा है कितना, 10%, तो कितना ले लेते फिर इसको हम 10% बढ़ा कर 110 कर देते। अगर यही कहता है एक साल 10 बढ़ता है तो एक 10% बढ़ता है, अगला साल फिर 10% घटता है, तो फिर यहाँ पर 110 के ऊपर क्या लेते, 90/100 कर लेते। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू 100 की है और 9 हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, 10% घट रहा है तो 90 बचेगा मेरे पास वैल्यू, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से आ जाएगा हमारा ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 11 पर कितना 0, 3 और 1 4 0 इंटू, अब 1 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ भी बच रहा है मेरे पास 11/10, तो 1 0 से ये वाला काट दीजिए, ठीक है। तो अब 11 के 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 121 पर कितना 0, 3 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बस आपको सिंपली याद रखना है कि 10% की वृद्धि किया जाए या कमी किया जाए तो आप बेस पहले 100 मानेंगे, अगर ये बढ़ा रहा है तो उसे 110 मान कर लेंगे, अगर घटा रहा है तो 90 कर लेंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक कक्षा में छात्र एवं छात्रों की अनुपात 1:6 है तो संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। एक कक्षा में छात्र एवं छात्रों का अनुपात कितना दे रखा है, 1:6, ठीक ना। आने की इसका मतलब ये हुआ 1:6 का मतलब क्या हुआ कि अगर एक लड़का है तो 6 लड़की होगी, एक छात्र होगा तो 6 लड़का होगा, सॉरी एक लड़का है तो 6 लड़की होगी, या फिर कह सकते हैं एक छात्र है तो 6 छात्र होंगे। बात समझ में आया। उसी तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर ये 2 अगर लड़के होंगे तो लड़कियाँ कितना होंगी, 12 होंगी। इसी तरीके से अगर हम कहें कि 3 क्या होंगे, छात्र होंगे, तो छात्रा की संख्या कितना होगा, 18 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए इसको टोटल कीजिए तो 6 और 1 7, टोटल स्टूडेंट 7, 12 2 कितना 14 स्टूडेंट, 18 3 कितना 21 स्टूडेंट। तो ये हर बार क्या हो रहा है, 7 के मल्टीपल में ही तो आ रहा है ना। देखिए 7 दूनी 14 7 21। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ये 1 है, अगर ये 4 स्टूडेंट होता तो इधर कितना होता 24, सॉरी 4 अगर ये छात्र होते तो छात्राएँ कितने होती 24 होती, तो 24 और 4 कितना होता 28। देखिए फिर से ये 7 का मल्टीपल ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 7 से डिवाइड भी तो हो रहा है, मल्टीपल है तो 7 से भाग भी लगेगा। तो देखिए 7 से ये भाग लग रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको 52 कभी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 के टेबल में आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हमारा है 63, मिलेगा, जरूर मिलेगा, 7 9 63, ठीक ना। क्या आपको 64 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 9 63 नहीं कटेगा, 78 भी नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 63 होगा। देखिए थोड़ा सा अगर आपके लिए हम बढ़ा दें, 4 के बाद अगर हम इसको ले लें 5 तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 5 30। आपको आंसर कैसे कर रहे हैं आप, तो कुछ नहीं, इधर 5 से अगर इधर से गुना कर रहे थे तो 5 से गुना करना पड़ेगा आपको, तो 6 5 30 और 5 एकम 5, तो ये हो गया कितना 35। उसी तरीके से आगे लेंगे 6 तो हो जाएगा इधर 6, इधर हो जाएगा 6 6 36, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 42 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर इधर 7 लेंगे आप, इधर कितना लेना पड़ेगा, 7 6 42, तो कितना हो जाएगा ये 49। फिर इधर लेंगे यदि 8 लेते हैं तो इधर कितना लेना पड़ेगा आपको, 48 लेना पड़ेगा, तो 48 और 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12, सॉरी कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा ना, 16 56 हो जाएगा, ठीक ना, हाँ ठीक है। फिर आगे लेंगे 9 लेंगे जी, 9 से इधर गुना करें तो 9 उधर पे गुना करना पड़ेगा, तो 9 6 54,
तो जो हो जाएगा इधर 9 4 13 के 3 और 5 9 5 और 1 6 63, तो वही 63 मिला। आपको कहीं 52 नहीं मिला, नहीं मिला। आगे भी इसी तरीके से बढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। तो सिंपल ये कहने मतलब इसका लॉजिक ये था कि दोनों का अनुपात जोड़ दीजिए 6 और 7, तो 7 से कौन किसके टेबल में आता है। अब क्यों ऐसा पॉसिबल हो समझ में आया, क्योंकि टोटल संख्या 63 होगा, तो 63 ये कुल संख्या कितना 63 है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 की वैल्यू है। तो अब 1 की वैल्यू निकालिए, तो 7 9 63, तो ये निकल जाएगा 9 छात्रों की संख्या, और ये 63 फिर से ये 7 की वैल्यू है, तो 7 का गुना कर देंगे 6 से, तो 7 9 63 और 9 4 54, और ये पॉसिबल था 63 का जो हम यहाँ लेकर के आए थे। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका अंतर 15 है और प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 3/8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए क्या पूछा गया है आपसे, बोला गया है कि उन संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका अंतर 55 है, ठीक है। दो कोई संख्या होगा जिसका अंतर कितना बोल रहा है आपको कि 55 है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 3/8 है। मतलब ये कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3/8 है, ठीक ना। पहली जो ये संख्या है ना, ये दूसरी संख्या की 3/8 है, तो 3/8 है, इसका मतलब ये है कि एक संख्या एक 8 होगा, दूसरी संख्या का 3/8 है, ठीक है, दूसरी संख्या का। तो आप मान के चल सकते हैं कि एक 8 होगा और दूसरी संख्या कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं 8 है और एक होगा 3। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, जैसे पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, मान लेते हैं कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या मान लेते हैं x है, तो एक संख्या कितना हो जाएगा, ये दूसरी संख्या का 3/8 है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। ये 8 से 8 कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 3x, इधर क्या हो जाएगा 8x, होगा ना। तो अब कह रहा है क्या, ये हमें मिल गया ये पहली संख्या और ये मिल गया हमें दूसरी संख्या, और दोनों का अंतर बोला जा रहा है, तो अंतर हमेशा हम करेंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा करके, और ये दोनों का अंतर खुद कह रहा है कि वो 55 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5x = कितना हो जाएगा 55, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 11, ठीक। तो पूछा जा रहा है क्या दूसरी संख्या क्या है, तो एक संख्या में मिलेगा 11 3 33, दूसरी संख्या मिल जाएगा 11 8 88, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 8x था, यानी कि 88 होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत है, क्या किया मैंने, पहले दूसरी संख्या को मान लिया कि वो x है, और उस x का मान लेते हैं कि वो 3/8 होगा, तो दोनों तरफ का 8 से गुना कर दे। फ्रैक्शन को हटाने के लिए आप दोनों का अंतर करके भी लाएंगे ना, तो आंसर वही आएगा। आप अगर ये दोनों तरफ 8 का मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे ना, तो भी आपका आंसर वही आने वाला है, आंसर चेंज नहीं होगा, आप करके देखना, आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन हम इस फ्रैक्शंस को हटाने के लिए दोनों तरफ हमने 8 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा सवाल है, ध्यान सिर्फ इसमें क्या रखना है आपको, बोर्ड मास का, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्रैकेट नहीं, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो यहाँ पर डिवाइड मेरा ये वाला मिल गया, तो भाग लगाइए, 24 3 72 होता है, 24 गुना 0.65 प्लस, ठीक है, कितना है 15.5 - 5, यही है। ये दोनों गुना करना है हमें, और ये दोनों पहले घटा लेंगे, ठीक है। ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना कीजिए, इसको गुना करने पर आ जाएगा 15.60 प्लस इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10.5। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 15 10 25, 25 और 1 26.10, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल है 8 पुरुष और 4 महिलाएं का कुल मासिक जो वेतन है वो 50,000 रुपया है, यानी 8 पुरुष और 4 महिला का जो कुल मासिक वेतन है जोड़ने पर 50,000 रुपया कुल आएगा। आगे कहता है कि जिसमें पुरुष की तुलना में महिलाएं का जो वेतन है वो 200 रुपया अधिक है, महिला का वेतन 200 रुपया अधिक है, यानी
मतलब महिला का ही वेतन 200 रुपये अधिक है। ठीक है, तो एक महिला का वेतन ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए, देखिए पहले हम ये लिख सकते हैं, अगर 8 पुरुष है तो 8 पुरुष का, एक पुरुष का अगर मिलता होगा x तो 8x लिख सकते हैं, प्लस ये लिख सकते हैं हम 4x। ठीक है, या फिर आप इससे आसान होगा ये इस तरीके से बना लीजिए, जैसे एक पुरुष का वेतन मान लेते हैं यदि x है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि महिला का जो वेतन है वो 200 रुपये अधिक है, यानी x प्लस 200 रुपये इसको ज़्यादा मिल रहा होगा। एक पुरुष का अगर मान लें कि वेतन अगर x रुपये मिल रहा है तो महिला को कितना मिल रहा होगा, x प्लस 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, 200 रुपये एक्स्ट्रा x में से। अब देखिए अब क्या लिखा है, 8 पुरुष, तो 8, एक पुरुष का x रुपया, तो 8 पुरुष को कितना, 8x। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पुरुष कितना, महिला कितना है, 4 है। अब ये टोटल वेतन पुरुषों का और ये टोटल वेतन महिलाओं का, और दोनों का जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 50,000 रुपया। समझ में आया कैसे किए। 8x मान लेते हैं कि पुरुषों को मिल रहा होगा x रुपया, एक पुरुष का, तो 8 पुरुष का 8x हो जाएगा, और एक पुरुष का x मिल रहा है तो महिलाओं को कितना मिल रहा होगा, x में से 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, तो 200 से जोड़ सकते हैं, तो x प्लस 200 रुपये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा महिलाओं का कुल वेतन मिल रहा है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पे गुना कर दिया ना, जोड़ना होगा ना, मैं जोड़ने पर दोनों का कुल वेतन 50,000 रुपये आना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए इसको, x का वैल्यू निकल जाएगा हमें 8x प्लस 4x इक्वल टू 4 दूनी 8 पर 2 जीरो इक्वल टू 50,000। ये क्या हो जाएगा, 8 और 4 12x इक्वल टू 50,000। इधर आ जाएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 12x इक्वल टू घटाएंगे कितना निकल जाएगा, 42,200, 48,200, 49,200। तो x बराबर क्या आ जाएगा इधर, 49,200 डिवाइडेड बाई 12, कटेगा ये तो कट जाना चाहिए, 12 चौक 48, 1 12 एकम 12। तो x का जो वैल्यू निकला वो x रुपये 4100 मिला। ठीक है, तो पूछा क्या, एक महिला का वेतन ज्ञात करो। तो एक महिला, ये निकला किसका वेतन, ये निकला है पुरुष का वेतन, एक पुरुष का, तो इसमें से 200 रुपये यदि हम ऐड कर दें, ठीक है, तो किसका निकल जाएगा, ये महिलाओं का निकल जाएगा 4300 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 4100 किसका निकला, हमने माना था कि x जो माना था वो महिलाओं, पुरुषों का, एक पुरुष का मासिक वेतन माना था। ठीक है, और उससे 200 रुपये अधिक था किसका, महिला का, 200 रुपये जोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ऐसे सवालों को कोशिश कीजिएगा पहले डिफरेंस निकाल कर देखिए कि क्या कुछ आ रहा है। तो देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस निकाले कितना आता है, 2 आ रहा है, फिर ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 15 तो ये 15 25 5 10 25 और एक 26 आ रहा है ना, 26। ठीक है, इसमें इसका कुछ डिफरेंस होगा, इसमें भी कुछ डिफरेंस होगा, बीच की संख्या में ज्ञात करनी है। अच्छा, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 16। देखिए 8 का टेबल लग रहा है, ठीक है, 8 16, इसका मतलब आगे कितना होना चाहिए, 24 लेकर के देखते हैं। तो 26 और 24 कितना हो जाएगा, 26 और 30 और 20 50। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब 50 में 41 को हम क्या करेंगे, जोड़ देना पड़ेगा हमको, तो 50 और 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 91। अब देखिए, अब 41 में 91 ये वाला आ रहा है, अब ये 8 16 तो 24, और फिर आगे क्या ले सकते हैं हम, 32। अब 32 में से जोड़ दीजिए, 50 30 80 और 2 82। ठीक है, अब 91 में अगर ये 82 जोड़ेंगे तो 173 आ जाना चाहिए था। तो देखते हैं जोड़ कर क्या आता है क्या, तो 2 और 1 3 और 9 17, 173 आ रहा है। तो वेरीफाई हो गया, इसका मतलब है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 91। क्या आना चाहिए यहाँ पर, 91 आना चाहिए। तो ये सीरीज इस तरीके से चल रहा था, 8 16 24 32। नेक्स्ट फिर डिफरेंस जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 40 का निकलेगा। ठीक, चलिएगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या कितना था, 2,50,000 रुपया।
2,50,000 जनसंख्या था, ठीक है, रुपया नहीं है। यदि 3 वर्षों में यह 4%, 3% और 6% क्या बढ़ रही है, ठीक है, तो शहर की नई जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए 3 साल के पहले तो जब बढ़ रहा होगा तो जिस समय ये 2.5 लाख रहा होगा उस समय इसका वैल्यू कितना रहा होगा, प्रेजेंट वैल्यू 100 का। अब 4% बढ़ रहा है पहला साल में तो 104 हो गया होगा। फिर ये वाला पूरा अमाउंट अगला साल जा करके सेकेंड ईयर में क्या रहा होगा, फिर से 100 बन गया होगा। और फिर कितना बढ़ गया ये 103। फिर उसके थर्ड ईयर में, क्योंकि हर बार ये बढ़ ही रहा है, एक बार बढ़ा 4%, फिर 3%, फिर 6%, तो फिर से ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू 100 की तरह काम करेगा और तीसरे साल के अंत तक ये 6% बढ़ करके 106 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो आएगा हमारा आंसर होगा। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और बाकी इसको आप कोशिश कीजिए कि 100 से डिवाइड मत कीजिए, काटने के लिए तो काट सकते हैं बट चलिए काट के देख लेते हैं। 25 5 125 और 25 चौक 100, ठीक है। और ये कटेगा क्या, ये तो नहीं कट रहा है, ये कटेगा, हाँ ये कट जाएगा। 4 दूनी 8 और दूनी 8 तो 2 4 4 6 24 ये कट रहा है। अब बाकी अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जैसे यूनिट प्लेस का इस्तेमाल करें हम तो 6 × 18 8, 8 × 48 8, 8 × 40 0, तो वैसे तो कहीं कुछ देखने एक्चुअली में यहाँ पे मैंने 25 चौक 100 और 25 यहाँ पर काटे थे, जबकि यहाँ पर ये 2.5 लाख था ना, ये यहाँ पे काटने में मिस्टेक हुआ मुझे से, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होना चाहिए 28 38 68, डी ऑप्शन वाला, ठीक है। चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलती किया था काटने में, बट आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन ये इस टाइप का है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। देखिए सब सवाल थोड़ा इजी होते हैं बट देखने में थोड़ा सा लगता है मुश्किल कि यार कैसे करना है। कोशिश ये करना है जब गुणनखंड की संख्या पूछा जाए तो सबसे पहले से हम क्या करते हैं कि प्राइम नंबर तोड़ते हैं। तो ये तो प्राइम नंबर में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, इसको तोड़ लेंगे पहले। और 14 जो लिख पावर पर है, इसका मतलब कि 3 पर भी पावर है और 5 पर भी पावर है, तो हम लिख लेंगे दोनों पर। तो 3 पर पावर 14, 5 पर पावर 14, 2 पर पावर इस तरीके से 22 12 हो जाएगा, 7 पर पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 पर पावर 4, और इस पर पावर फिर कितना है 23 है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका बेस और इसका बेस सेम है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे कि ये 3 पर पावर 14 रख लेते हैं, 5 पर पावर 14 रख लेते हैं, और 23 चौक कितना हो जाएगा 92, और 92 और 12 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, 92 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 9 1 10, 104 हो जाएगा, ठीक है। गुना में 7 पर पावर 12। देखिए सभी प्राइम नंबर, बेस हमारा सभी प्राइम नंबर में आ गया है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, इस बाद करना कुछ नहीं है, जो पावर है उस पर सिर्फ क्या करना है, एक एक जोड़ना है आपको। क्या करना है, पावर में एक एक जोड़ देना है। तो जोड़िए इसको, 14 में से 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली हम जोड़ के लिख देते हैं, टाइम लगेगा ज़्यादा। तो हो जाएगा इधर ये 15, 14 1 15 गुना 14 1 15, 104, 1 का 1 में जोड़ेंगे 105 गुना 12 1 13, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है आपको। जब सब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा 25 25 25 यानी कि 5 से 15, यानी कि ये तो कभी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा देख लीजिए कैलकुलेट करके। हम कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेटर से जल्दी से, 307125 आ जाएगा, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन नंबर, ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से ही करने वाले हैं। क्या है, 2 अंकों की एक संख्या को पलट दिया जाए। पलट दिया जाए मतलब अगर मान लेते हैं कि संख्या अगर 74 है तो इसको पलट के क्या कर दिया जाएगा 47, ठीक है। तो वह स्वयं का 4/7 हो जाती है, 4/7 हो जाती है स्वयं का। स्वयं मतलब कि इस संख्या का, इस संख्या का यदि 4/7 निकालेंगे तो ये वाला आ जाना चाहिए, ठीक है।
यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो देखिए तो संख्या क्या है, तो दोनों संख्या के अंदर देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ तो 6 है, 0 है, मतलब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये तो बी नहीं होगा, जो भी होगा ए सी डी मेरे पास ऑप्शन बच रहे हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको बदलते हैं। तो देखिए पहले तो 7 से डिवाइड होना चाहिए, ये तो डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है 7 से, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आंसर 63 आना चाहिए। देखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 63 है, 63 को संख्या उसको पलट दीजिए, पलटने पर क्या आ जाएगा ये 36। इसका बोल रहा है 4/7 स्वयं का 4/7 हो जाता है ये वाला, तो 7 9 63 और 9 चौक 36 बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमने कहा था कि बाकी नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, कि देखिए क्योंकि 7 से डिवाइड होना चाहिए ना, तो 7 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था, ये भी नहीं हो रहा था। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर से बात समझ लीजिए क्या दिया हुआ था, दिया ये है कि 2 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है, जिस ऑप्शन में होगा वही होगा ना, कोई 4 में से, उसी में से 4 में से कोई एक होगा। तो मान लेते हैं कि पहला जो संख्या दिया हुआ है 63 होगा, ठीक। अब बोला इसको किस संख्या को पलट दीजिए, पलट दे रहे हैं 36 कर दे रहे हैं, तो वह स्वयं का, स्वयं मतलब इसका 4/7 हो जाता है, इसका 4/7 हो जाता है, तो 7 9 63 और 9 चौक 36 पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो डिफरेंस 0 आ रहा है, अंतर तो 3 कभी नहीं आएगा, ठीक है। 69 को देखो करके कभी नहीं आएगा, क्योंकि 6 9 था, इसको जब हम 9 6 बनाते हैं तो ये 7/6 4/7 कर रहा है, तो ये सब 7 से तो कटेगा ही नहीं कभी, जब कटेगा नहीं तो फिर आगे कहाँ से पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा लिखा है एक कार्य को 1/5 भाग 4 दिन में और बी इसी कार्य को 1/7 भाग 5 दिन में करता है। यदि वे एक साथ काम करें और 121 रुपये उन लोगों को मिलता है तो एक का जो हिस्सा है वो क्या होगा, यह बताना है। तो देखिए जब भी ऐसे सवाल में दिखे ना आपको बटा में, तो उसको ना पूर्णांक बदल लीजिए। देखिए 1/5 4 दिन में कर रहा है, 5 भाग में से 1 भाग 4 दिन में, तो 5 भाग कितना दिन में करेगा, जाहिर सी बात है 20 दिन में करेगा। जैसे एक कोई काम है, अगर इसकी 5 भाग हम कर दूं, 1 2 3 4 और एक मान लेते हैं 5 भाग, तो उसका 1 भाग करने में उसको 4 दिन लग रहा है, तो ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, तो टोटल कितना दिन लगेगा, 4 × 5 20 दिन लगेगा। ठीक इसी तरीके से बी को कितना दिन लगेगा, 5 × 7 35 दिन। 7 भाग में 1 भाग करने में उसको लगता है 5 दिन, तो 7 भाग करने में उसको कितना लगेगा, 35 दिन लग जाएगा। ये पूर्णांक बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो लिखता है वे एक साथ काम करें, तो मान लो कि टोटल वर्क मुझे पता नहीं है, पता करते हैं टोटल वर्क कितना है, ये दोनों का जो एलसीएम होगा वही इसका टोटल वर्क माना जाएगा। तो मान लेते हैं कि 35 70 का एलसीएम कितना होगा, 70 दूनी 140 ले लेते हैं इसका टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क अगर 140 है तो इसको कितना समय लगेगा, तो ये 7 एफिशिएंसी से काम करेगा, इतना दिन इतना काम करेगा ये, और ये कितना करेगा 35 दूनी 70 दूनी 140, ये 4 करेगा। बात समझ में आया, यानी कि ये काम का जो इसका कार्य क्षमता है वो 7 का, इसका 4 का है, और इसी हिसाब से इसको मिलेगा क्या, 121 रुपये में हिस्सा। तो 121 रुपया जो है वो कुल वैल्यू कितना का है, ये दोनों का जोड़ 7 4 11 की वैल्यू है। किसको चाहिए, ए को, ए काम कर रहा है कितना 7, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 11 11 121 और 11 गुना 7 हो जाएगा 77, यानी इसको मिलेगा 77 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बस देखने में लग रहा है 1/5 2/5, अरे कुछ भी नहीं है। बस इस तरह का सवाल में करना क्या आपको कि कुल काम निकाल लीजिए। अगर एक कहीं भी दिया ना 2/5 3/5, तो उसको कुल पहले निकालिए कि कुल कितना काम कर रहा है एक दिन का काम। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट है में भी। अब 5 संतरे का 3 में खरीदता है और 5 में 5 बेचता है, तो 50 का लाभ रुपये के लिए कितना संतरा बेचना पड़ेगा। मतलब 5 संतरे को 3 में खरीदता है, यानी कि 5 संतरा 3 में खरीदता है और 5 में 5 बेचता है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। पूछा जा रहा है क्या, 5 संतरे को 3 रुपया में खरीदता है, 5 संतरा खरीद रहा है कितना रुपया में, 3 रुपया में, और 5 ही संतरा बेच रहा है कितना में, 5 रुपया में। मतलब कि 2 रुपया कमा रहा है कितना संतरा में, 2 रुपया कमा रहा है कितना संतरा पर, 5 रुपया पर। इन कह सकते हैं कि 2 रुपया कमा रहा है कितना संतरा बेचने पर, 5 संतरा।
तो 1 रुपया कितना रुपये कमाएगा? 5 बटा 2, 2 रुपया में 5, यानी कि 2 रुपये कमा रहा है 5 संतरा बेचने पर। तो 1 रुपया कमाएगा कितना? 2 से डिवाइड करने, यानी कि 2.5 संतरा। ठीक है, तो हमको कितना रुपया लाभ कमाना है? 50 रुपये का लाभ कमाना है। 1 रुपये में इतना, तो 50 रुपये में लाभ कितना कमाए, कितना संतरा हमको बेचना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूनी 50 और 25 बचे 125। तो हम कह सकते हैं कि 50 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसको 125 संतरा बेचना पड़ेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख सकते हैं सही। 125 में से डिवाइड कर दो कितना से? 50 से। ओ सॉरी, ठीक है, 50 ही होगा ना। डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 2.5 रुपया, जो यहाँ पर निकल रहा था ना 2.5, एक का वैल्यू 2.5 का। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है? 10 पैसे के 500 सिक्के और 50 पैसे के 2200 सिक्के हैं, जिसमें 10% सिक्के 10 पैसे के और 25% सिक्के 50 पैसे के निकाले गए, तो कुल कितने % सिक्के निकाले गए? ठीक है, तो पहले निकाल लीजिए कितना सिक्का निकाला गया है। तो 500 सिक्का में 10% सिक्का निकाला गया, 10 पैसे वाला, यही तो है ना 10 पैसे वाला। 10% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 50 सिक्का। ठीक है, बात समझ में आया? इसी तरीके से 2200 सिक्के में से 25% मतलब कि 1/4, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, और काटेंगे तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, यानी कि 550 सिक्के यहाँ से निकाले गए। यानी कुल कितने निकाले गए? 600 सिक्के निकाले गए। कितना? 600 सिक्के निकाले गए। कितना में से? टोटल हमारा है 2200 और 5 7, 22 5 2700। 2700 में से निकाले गए। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 कर दीजिए, 2 0 से 2 0, इधर 2 तिया 600, इधर 9 तिया 27। अब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 करके ये चलता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बात समझ में आया? तो कैसा लगा वीडियो आज का? अगर अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।